जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप जुड़े हुए निरंजन_दास.ऑफिशियल यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं हमसे फ्रेंड्स। हिंदुस्तान अखबार से प्रारंभ करते हैं बगैर समय गवाए हुए। रविवार 18 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष 10वीं विक्रम संवत 2079 पूर्णांक अंक है। फ्रेंड्स, लेट से मिलने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ऐसी वजह आ गई थी जिसकी वजह से सेशन लेट करना पड़ा, लेकिन देर सवेर आपको फ़ायदा जरूर होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, सहयोग कीजिए। पहला चरण 156 नगर निकायों में मतदान आज। बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 के पहले चरण के तहत सख्त सुरक्षा के बीच 37 जिलों के 156 नगर निकायों में रविवार को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। गया के इमामगंज नगर पंचायत में शाम 3 बजे तक ही मतदान होगा। इस चरण में वार्ड पार्षद के 3345, उप मुख्य पार्षद के 156, मुख्य पार्षद 156 को मिलाकर कुल 3654 पदों के लिए चुनाव होगा। मतदान के साथ ही 21,287 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें वार्ड पार्षद के कुल 17,647, उप मुख्य पार्षद के 1,697 एवं मुख्य पार्षद पद के लिए 1943 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1902 पुरुष, 11,582 महिलाएं और 3 अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। कोई भी मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर, एक बार वेबसाइट फिर से सुन लें, www.sec.bihar.gov.in पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम, मतदान केंद्र का पता, मतदान का कार्यक्रम एवं अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 6965 बूथों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बूथों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी, मतदाताओं की शिकायत आदि की निगरानी हेतु निर्वाचन पदाधिकारी /जिला आयोग स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। नियंत्रण कक्ष के संपर्क नंबर का प्रचार प्रसार कराया गया है। आयोग स्तर पर गठित कंट्रोल रूम का नंबर है 1800-345-7243। महाराजगंज के SKJR हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज से EVM लेकर रवाना होते मतदान कर्मी। GST में 1 की जगह 2 करोड़ की गड़बड़ी पर मुकदमा। अब देखिए, इसमें जो GST परिषद की बैठक हुई है उसमें कुछ नियम में बदलाव किया गया है। GST में अब 2 करोड़ रुपये की गड़बड़ी होने पर ही मुकदमा चलेगा, मतलब उससे कम होने पर मुकदमा नहीं चलेगा, बस शिकायत ले ली जाएगी और छानबीन चलेगा। पहले यह सीमा 1 करोड़ रुपये थी। यह फैसला शनिवार को GST परिषद की 48वीं बैठक में लिया गया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि बैठक में GST नियमों के अनुपालन में की जा रही चुनिंदा गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति बनी है। दालों के छिलके पर कर हटा। GST परिषद माल एवं सेवा कर GST व्यवस्था के बारे में फैसला करने वाला सर्वोच्च निकाय है। परिषद की बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की और GST परिषद की अध्यक्ष भी केंद्र की, हमारे देश की वित्त मंत्री ही होती है। वित्त मंत्री ने बताया कि दालों के छिलके पर GST शून्य कर दिया गया। अभी तक इस पर 5% की दर से GST लगता था। नए कर पर चर्चा नहीं। वित्त मंत्री ने बताया कि GST परिषद की बैठक में किसी नए कर को लेकर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि परिषद ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV के वर्गीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और इस तरह के वाहनों पर लगने वाले कर को भी साफ कर दिया गया है। मतलब किस तरह का कर लगाया जाएगा इसके बारे में क्लियरेंस दे दी गई है। आचार्य से प्रभावित विष्णु जी ने कोई तो जैसे चर्चित उपन्यास सहित नाटक, लघु कथाएं, यात्रा स्मरण भी लिखे। मेरी पत्नी ने मुझे मेरे लेखन से जोड़ा। विष्णु दयाल से विष्णु प्रभाकर तक का सफ़र तय करने वाले कालजयी कृति
आवारा मसीहा के रचनाकार से रा यात्रा की बातचीत। बेगूसराय में सहरसा भी कहते हुए नदियों में गाद प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति जल्द आएगी। फरक्का बराज की संरचना का अध्ययन कराएगा केंद्र। पश्चिम बंगाल के फुलवारी डैम से बिहार को मिलेगा पानी। देखिए, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 11 वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। बिहार समेत देश भर की नदियों से गाद से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति लाने जा रही है। शनिवार को कोलकाता में देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की सदस्यता वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में केंद्र सरकार ने गाद प्रबंधन नीति जल्द लाने का भरोसा दिया। बिहार के ऊपरी महानंदा सिंचाई योजना के तहत किशनगंज के 67,000 एकड़ की सिंचाई योजना को क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। फुलवारी डैम से पश्चिम बंगाल के 8 किलोमीटर क्षेत्र से होते हुए पानी किशनगंज पहुंचना है। विगत 30 वर्षों से अध्ययन में यह पता चला है कि फुलवारी बाग में जल की कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस निर्मित भूमि की अनुपलब्धता की समस्या बताई तो बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बंगाल के 8 किलोमीटर क्षेत्र में अंडरग्राउंड पाइप के रास्ते पानी बिहार के कैनाल में लाने का प्रस्ताव रखा। भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण का सारा खर्च बिहार सरकार वहन करेगी। गृह मंत्री ने अपनी सहमति दी। तय हुआ कि दोनों राज्य समस्याओं का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल निकालेगा। चलिए, इन चीज़ों को आप याद रखिए, दिमाग में रखिए। गया के AK-56 के साथ इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। सिकंजा डोडा में लश्कर के आतंकवादी की संपत्ति कुर्क। सोहरा पर्व पर शराब नहीं गंगा जल से करे पूजा। देखिए, सोहरा पर्व बहुत ही अलग टाइप की ये देवी देवताओं की पूजन है फ्रेंड्स। पहली बार संथाली समुदाय के लोग देवी देवताओं को शराब की जगह गंगा जल चढ़ाने की ले रहे शपथ, चला रहे जागरूकता अभियान। देखिए क्या कुछ, पहली बार संथाली समुदाय के लोग पूजा पाठ में देवी देवताओं को शराब के बदले गंगा जल चढ़ाने की शपथ ले रहे हैं। मतलब देवी देवताओं को जो चढ़ावा होता था, शराब चढ़ाने की प्रथा चली आ रही थी, तो उस प्रथा को अब जो है रोकथाम करने के लिए गंगा जल का सहारा लिया जा रहा है। इस वजह से समुदाय के पर्व त्योहारों की वर्षों पुरानी परंपरा में अब बदलाव दिखने को मिलेगा। पिछले 3-4 साल पहले हुई जहरीली शराब कांड के बाद समुदाय में और जागरूकता लाने के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बीड़ा उठाया है। मंदार क्षेत्र के संथाली समुदाय के प्रधान विमल सोरेन और बांका क्षेत्र के संथाली समुदाय के प्रमुख हेमंत हेम्ब्रम ने बताया कि संथाली समुदाय में गोहराय पर्व पर याद रखिए इसे, गोहराय पर्व पर इष्ट देव को शराब चढ़ाए जाने की परंपरा है। बिहार में शराबबंदी के बाद पुरानी प्रथा से पूजा पाठ किए जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी देवी देवताओं को शराब चढ़ाने की प्रथा है संथाल समुदायों में, और ऐसी प्रथाएं क्रिश्चियन में भी है। जेसस को शराब चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं ये। इसलिए समुदाय के लोगों से इस बार अपील भी की जा रही है कि वे अपने इष्ट देव को गंगा जल व अन्य द्रव्य चढ़ाएं। साथ ही इसे लेकर संकल्प भी लोगों को दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सोहराय पर्व की तैयारी चल रही है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में हाथी लेकान पर्व के नाम से जाना जाता है। हाथी लेकान, इसको ध्यान में रखिए। हाथी लेकान मतलब हाथी को लाना है कान, इस तरह से याद रखिए। हाथी लेकान, हाथी कान याद रखिए, ले लगा देना है बीच में, पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में शराब चढ़ाए जाने की प्रथा है। ये पर्व
संथाली समुदाय में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जिसकी पूजा अर्चना में शराब अर्पित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन बिहार में संथाली समुदाय को सोहराय पर्व मनाने में काफ़ी परेशानी आ रही। उस पर्व का क्या नाम है? सोहराय पर्व। इसमें हाथी लेखा नाम से भी जाना जाता है सोहराय पर्व को। संथाल समुदाय का ये मुख्य पर्व है। इसी ठंडी के समय में, इसी समय में मनाया जाता है मित्रों। कई बार लोग भले ही शराब देवी देवताओं पर चढ़ाने को लेकर अपने घर में रखे हों, लेकिन पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। ऐसे में समुदाय के लोगों को पर्व मनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए देखते हैं संपादकीय हिंदुस्तान का क्या है। कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें क्लियर कर लिया जाए। जलवायु परिवर्तन, राज्य में इस बार देर से आएगी लीची में मंजर। देख लीजिए 75 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था पिछले वर्ष लीची का। 32 टन लीची प्रतिदिन यहाँ से भेजी गई दूसरे शहरों में। बिहार को मनरेगा के लिए केंद्र से मिले और 7.5 करोड़ कार्य दिवस। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इम्पावर्ड कमेटी ने दी मंजूरी, जल्द जारी होगी स्वीकृति पत्र। केंद्र से 2 बार मिले थे 17.5 करोड़ मानव दिवस मांगा गया था। 27.26 करोड़ मांगा गया था 27.26 करोड़। बिहार को मिले 25 करोड़ कार्य दिवस, अब तक किसी साल में सर्वाधिक। 50.25 लाख परिवारों ने मनरेगा में किया है इस वित्तीय वर्ष में अब तक काम। 37 दिन औसत काम मिला पिछले साल परिवारों को, इस साल अब तक 43 दिन। ये कार्य होंगे तालाब खोदने, चेक डैम बनाने, आवास योजना, बकरी शेड निर्माण, चहारदीवारी, पौधारोपण, सॉकपिट निर्माण आदि। जो मनरेगा में जो काम होता है, काम की वैरायटी समझ लीजिए, इनको याद भी रखिए। तालाब खोदने का काम है, चेक डैम बनाने का काम है, आवास योजना में काम है, बकरी शेड निर्माण में काम है, चहारदीवारी का काम है, पौधारोपण का काम है, सॉकपिट निर्माण आदि का काम है। सड़क पे जो मिट्टी दिया जाता है वो मिट्टी ढुआने का काम है। ये सब मनरेगा के तहत ऐसे कार्य किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.5 करोड़ और मानव दिवस के सृजन को स्वीकृति दे दी है। बुधवार को ही केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बिहार की मांगों पर विचार करते हुए इनकी मंजूरी दे दी है। शीघ्र इस कमेटी की अनुशंसा पर मंत्रालय बिहार के लिए स्वीकृति का पत्र भी जारी कर देगा और इसके अनुरूप राशि आवंटन की प्रक्रिया भी होगी। अब जो छूटा हुआ चीज़ें हैं आप इसे ज़रूर देखें। बिहार का हस्तशिल्प दुनिया में मशहूर है। पटना का बिहार का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। यह हस्तशिल्प उत्पाद काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत है। ये बातें लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के भ्रमण के दौरान शनिवार को कही। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खादी की ब्रांड एम्बेसडर व लोक गायिका मैथिली ठाकुर का आगमन उपकेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में हुआ। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस है हमारी ओर से, हमारे फैमिली, हमारी टीम की ओर से। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। जहां उनका स्वागत जूट से बने गुलदस्ते से किया गया। लोक गायिका ने संस्थान में चल रहे हस्तशिल्प प्रशिक्षण को भी देखा, जहां उन्होंने प्रशिक्षक व प्रशिक्षुओं से बात की। मधुबनी पेंटिंग के क्लासरूम में बैठकर मैथिली ने खूबसूरत पेंटिंग भी करी। मैथिली जी आपको बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की ओर से, और हमारा बधाई आप स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे राज्य के लिए आप इतने आतुर हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने यूथ आइकन, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए, माकपा माले। सारण कांड के खिलाफ भाजपा ने दिया प्रदर्शन। सूबे में एक भी आधुनिक ट्रॉमा सेंटर नहीं, घायलों के इलाज में परेशानी। ट्रॉमा सेंटर की जहाँ तक बात है, सूबे में हमारे प्रदेश में एक भी नहीं है। राज्य में कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाए तो मरीजों को उपचार सामान्य अस्पतालों में ही होगा। मेडिकल कॉलेजों में नियमित नहीं होता है
प्रशिक्षण कार्यक्रम। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर लेवल 2 का ट्रॉमा सेंटर है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 46 अस्पतालों को ट्रॉमा सेंटर के रूप में अधिसूचित किया है। 50 किलोमीटर के भीतर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। NH पर नियमानुसार होना चाहिए। यह है मानक देख लीजिए। लेवल 1 में 500 बेड रहना जरूरी है, जिनमें 30 बेड का ट्रॉमा सेंटर अनिवार्य है। इसमें 10 बेड ICU और 20 ट्रॉमा इमरजेंसी का होना चाहिए। MRI CT स्कैन सहित अन्य सुविधाएं 24 घंटे हो। सभी तरह के सुपर स्पेशलिटी विभाग और रिसर्च व ट्रेनिंग हो। इस मानक पर बिहार में अभी एक भी अस्पताल नहीं है। लेवल 2 में 200 से अधिक बेड रखने हैं। इसमें 20 बेड का ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। इसमें 20 बेड ICU, 10 बेड ट्रॉमा इमरजेंसी के लिए सुरक्षित होंगे। इस विभाग के डॉक्टर व जांच की सुविधा हो। लेवल 3 में 100 बेड हो। इसमें ट्रॉमा के लिए 10 बेड, जिनमें 5 बेड ICU व 5 बेड इमरजेंसी के लिए हो। यहाँ जनरल सर्जन, एनेस्थेटिक्स, ऑर्थो और मेडिकल ऑफिसर की सुविधाएं होना चाहिए। जो मानक है, देखिए जो सेंट्रल का मानक है, निजी अस्पताल लूट रहे हैं, सबसे अधिक मौतें बिहार में हो रही हैं। चलिए, हिंदुस्तान का संपादकीय क्या कुछ है आज हम लोगों के लिए। पूर्वोत्तर की जंग तो तय करेगी, चलिए, शशि शेखर जी कहते अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कुल 24 लोकसभा सीटों का योगदान करते हैं। इनमें से फिलहाल 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। अगर 2024 में विपक्ष भाजपा के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ने में कामयाब हो जाता है तो इनका महत्व और बढ़ जाएगा। चलिए, हमें कुछ थोड़ी आगे तक पहुंच जाते हैं इस आर्टिकल में। आजकल भारतीय लोकतंत्र की यह खूबी है कि खामी भी कि हम हमेशा किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबी है और खामी भी कि हम हमेशा किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहते हैं। ये लोकतंत्र के बारे में शशि शेखर जी का ध्यान आकृष्ट करने का अपना अभिव्यक्ति है। लोकतंत्र के बारे में भारत का कहना है कि हम कभी न कभी किसी न किसी चुनाव में बिजी रहते हैं। चलिए, गुजरात, हिमाचल और MCD के चुनाव के बाद नए साल की शुरुआत में सतबहनी यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 3 की बारी है। इसमें त्रिपुरा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीता था, पर मेघालय और नागालैंड में उनकी सरकारें राजनीतिक मैनेजमेंट से उपजी थी। पूर्वोत्तर के 7 में से किसने 3 की बारी है, मतलब 2023 में, आगामी साल में 3 में चुनाव होना है। तो उनका विश्लेषण देख लीजिए। कहाँ से विश्लेषण शुरू हुआ है? त्रिपुरा से। त्रिपुरा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीता था, पर मेघालय और नागालैंड में उनकी सरकारें राजनीतिक मैनेजमेंट से उपजी थी, मतलब गठजोड़ की सरकार। मेघालय में तो कांग्रेस 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, मगर वह सरकार बनाने में नाकामयाब रही। वहाँ भी तोड़जोड़ करके बीजेपी ने सरकार बना ली। चलिए, त्रिपुरा से बात शुरू करते हैं। फरवरी 2018 का विधानसभा चुनाव कई मायने महत्वपूर्ण था। पश्चिम बंगाल के बाद देश में बस यही एक राज्य था जिस पर वामपंथी की लगातार 25 सालों से अबाध हुकूमत थी। गजब की ईमानदार मानिक सरकार यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब नतीजे आए तो उनका सारा किया धरा का धरा रह गया। भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक बहुमत के जादुई आंकड़े 31 से अधिक 35 सीटें हासिल हुई। वामपंथी 16 सीटों पर अटक गए थे। हालांकि दक्षिणपंथी और वामपंथी, आपको इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जब दक्षिणपंथी का क्या मतलब होता है, वामपंथी का क्या मतलब होता है, इन दोनों की स्पष्ट विवेचना हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह की पार्टी है। भारत में जितने पार्टीज हैं हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कौन सी पार्टी वामपंथी कहलाती है, कौन सी पार्टी दक्षिणपंथी कहलाती है, किन विचारधारा इन पार्टियों का, दक्षिणपंथी का क्या विचारधारा होता है और वामपंथियों का क्या विचारधारा होता है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
अवध हुकूमत थी, गजब की ईमानदार मानिक सरकार यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब नतीजे आए तो उनका सारा किया का किया, धरा का धरा रह गया। भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक बहुमत के जादुई आंकड़े 31 से अधिक 35 सीटें हासिल हुई। वामपंथी 16 सीटों पर अटक गए थे। हालांकि दक्षिण पंथ और वामपंथ की इस सियासी जंग में हासिल हुए मत प्रतिशत में महज 1.37% का मामूली फर्क था। पिछले चुनाव तक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1.79% मतों पर सिमट गई थी। इसके साथ ही त्रिपुरा का नाम उन राज्यों की फिर हिस्सों में जुड़ गया था जब विधानसभा में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी। कांग्रेस के लिए अस्तित्व बढ़ाने की चुनौती इन चुनाव में भी बरकरार रहेगी। त्रिपुरा के साथ मेघालय और नागालैंड में उनका संगठन कमजोर हुआ है। ये 3 राज्य लोकसभा में कुल 5 सांसदों का योगदान करते हैं। याद रख लीजिए, ये 3 राज्य कौन कौन से राज्य? त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। देख लिया आपने। इसमें कुल मिला के 5 लोकसभा सीटें आती है। देखने में ये आंकड़े भले विराट न लगे, पर यह सच है कि सतबहिनी के सूबे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा कुल 24 लोकसभा सीटों का योगदान करते हैं। इनको भी पॉइंट है, ध्यान रख लीजिए। इनमें से कुल 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा। फिलहाल 2019 वाले लोकसभा चुनाव में जो 17वीं लोकसभा थी, 18वीं 2024 में होना है। अगर 2024 में विपक्ष भाजपा के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ने में कामयाब हो जाता है तो इनका महत्व और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में ही पूर्वोत्तर के राज्यों पर खासा जोर देने की नीति अपनाई थी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यहाँ अलगाववादियों को मुख्य धारा में लाने की सार्थक कोशिश हुई। चुनाव सामने देख भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मेघालय में पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस के 2 और 1 निर्दलीय विधायक ने भगवा दल का परचम यूं ही नहीं थाम लिया। क्षेत्रीय दलों से साझेदारी, जनजातीय रिश्तों के समीकरण और डबल इंजन सरकारों का फार्मूला लेकर भगवा दल यह चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। कांग्रेस को यहाँ इन सब से एक साथ जूझना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि विपक्षी एकता में पुनः परोपकार बने। नीतीश कुमार की भी नज़र इन राज्यों पर है। वह जब एनडीए से अलग हुए तब माना जा रहा था कि गैर भाजपा दलों को एक करने के लिए वह मैराथन प्रयास करेंगे। वह इस मकसद से 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही जेपी जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 11 अक्टूबर को नागालैंड के दीमापुर में जा चुके हैं और अन्य राज्य के दौरे राज्यों के दौरे उन्होंने अभी शुरू नहीं किए हैं। लेकिन राजनीति की पतीली में कुछ न कुछ खदबदा जरूर रहा। अगस्त में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पिछले महीने आदित्य ठाकरे की पटना यात्रा बिला मकसद नहीं आयोजित की गई थी। इस वक्त बिहार के यादव परिवार नीतीश कुमार की ज़रूरतें एक है। क्या उनकी कोशिशें कोई सार्थक आकार ले पाएगी? इस सवाल का जवाब तो 2024 में मिल सकेगा, पर बिहार मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी है। पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मुझे पीएम नहीं बनना है, मेरा अकेला मकसद भाजपा को उखाड़ फेंकना है। बिहार कांग्रेस के विधायक अपने आलाकमान तक मेरी यह बात पहुंचा दे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सीएम भी नहीं रहना, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना। 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने सहयोगी दलों से अपील की, हम में टूट न हो, हम एकजुट रहें। इससे 2 दिन पहले जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा था कि यदि नीतीश जी 6 महीने दिल्ली बैठ जाए तो भाजपा की सरकार साफ हो जाएगी। इन दोनों बयानों से क्या यह ध्वनि नहीं निकलती कि नीतीश कुमार राज्य की हुकूमत से हाथ खींच राष्ट्रीय राजनीति में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं? यकीनन वह ऐसा करने जा रहे हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, तथ्य पर ध्यान आपका खींचना चाहूँगा। लोकसभा की शपथ लेने के बाद डिम्पल यादव सोनिया गांधी से मिले। बाद में अखिलेश यादव का बयान आया कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का एक विकल्प बनाने की तैयारी चल रही है। कई राज्यों में प्रमुख विपक्षी दलों के मुखिया इस दिशा में काम कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने इसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर के नाम भी गिनाए। मतलब साफ है कि भाजपा का अवरोध रोकने के लिए कोई किलेबंदी हो रही है, नई किलेबंदी हो रही। क्या सतबहिनी के इन राज्यों से इस जुगलबंदी की शुरुआत होगी? क्वेश्चन मार्क है। यहाँ एक और संभावना पर विचार करना जरूरी है। गुजरात में 5 सीटें करीब
13% मत पाकर आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल की पात्रता हासिल कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तेजी से दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस का सफाया किया वह अपने आप में समुचित दास्तान है। गुजरात में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कम पर कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इस तरह दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने आपके मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी न की होती तो आप अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सकती थी। अभी तक पूर्वोत्तर के राज्यों में आपने कोई बड़ी दस्तक नहीं दी है, लेकिन केजरीवाल कल को यहाँ भी संभावना तलाशते नजर आए तो आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। वे अब तक एकला चलो रे की नीति अपनाते हुए हैं। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की समान रीति नीति है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि ये तीनों दल अभी तक जाने अनजाने गैर भाजपा मतों में सेंधमारी करते आते हैं? क्या बदलते हालात के साथ ये लोग बदलेंगे? यही वजह है कि इन 3 राज्यों के चुनाव को भाजपा, कांग्रेस और विपक्षी एकता के स्वप्न के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। साल 2023 की शुरुआत से शुरू होने वाला रोमांच का यह सिलसिला सिर्फ यही नहीं सीमित रहेगा। उनके बाद 6 अन्य महत्वपूर्ण राज्य गिनिए: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्य के जय पराजय की गूंज इन राज्यों में अवश्य सुनाई देगी। तो आपको कुल मिला के 9 राज्यों का चुनाव की संभावनाएं बनती है 2023 में। देर सवेर 2023 में कुल मिला के 9 राज्यों की चुनाव होने की संभावना है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम और त्रिपुरा हम लोगों ने देखा ही था। ये 3 राज्य सतबहिनी की 3 राज्य तो थे ही, उनमें 3 राज्यों में मिजोरम भी है, उनमें 2 और हो गया तो कुल मिला के 9 राज्य होता है। 9 राज्य आपको यहाँ पे समझ में चला गया। चलिए भिखारी ठाकुर के बारे में हम लोग थोड़ा सा इनकी बातें करेंगे फ्रेंड्स। हाँ, गंगा कभी कभी उल्टी भी बहती है। चलिए भाव विभोर बगैर समय नष्ट किए हुए इन चीज़ों पर मैं फोकस करना चाहूँगा फ्रेंड्स। भिखारी ठाकुर जी को बहुत बहुत नमन है हमारी टीम की ओर से, हमारी ओर से। हाँ, गंगा कभी कभी उल्टी भी बहती है। वह भाव विभोर अंदर बाहर से भीग कर सागर से निकलता है। सारे मित्र पीछे नहा रहे हैं, मन ही नहीं भरता, पर वह चल पड़ता है अकेले, साथियों को छोड़कर। कुछ हो गया है, लौटते ही एक साथी की गठरी खोल निकालता है श्री रामचरितमानस। चलिए हम लोग देखते हैं। सागर के स्वभाव में ही ऐसा उफान है जो देखने वाले के तन मन में ज्वार का रोग लगा देता है। उस दिन यही तो हुआ था। एक युवा हजाम सागर के पास अचंभित खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी राम जी के साथ आए वानर खड़े थे। पहली बार सागर निहारने की उस पार जाने कहाँ ले गया होगा सीता मैया को रावण, और इस अथाह के पार हम कैसे लगेंगे प्रभु। पूरी सेना में 2 ही नर हैं, बाकी सब वानर जानवर। हर कोई तो हनुमान महावीर नहीं होता। रामचरितमानस में क्या खूब आया है सागर, जिससे पहले खूब याचना करते हैं राम जी, फिर क्रोध आ जाता है कि एक वान में ही इसे सुखा देता हूँ, और क्षमा मांगता है सागर, जिसे पार कर जाती है राम जी की सेना सेतु बनाकर। फ्रेंड्स, पुल का नाम आपने सुना होगा, ब्रिज का नाम सुना होगा, लेकिन सेतु एक अलग चीज़ें हैं। सेतु आप लोगों ने नाम, एक सेतु होता है, सेतु की एक अलग ही परिभाषा, उनकी एक अलग ही मायने हैं। खड़गपुर में हजामत का काम करने वाले छपरा के उस युवा की आंखों के सामने भगवान की लीला चलने लगी है। कितना रस है और यहाँ इतना पानी, इसमें अपनी गंगा मैया का भी तो पानी होगा। अपने छपरा को छूती मैया आती है और यह सागर मानो पिता है, उमड़ रहा है। आती है लहरें ऊंची तो साथी कहते हैं लहर आए तो झुक जाओ बबुआ, पैर जमा लो, पर यह क्या मन बहा जा रहा है।
खड़गपुर में खूब देखी रामलीला, अकेला जीवन, पीछे गांव पूरा परिवार, माई बाबूजी, पत्नी, बच्चे, और यहाँ जगन्नाथ जी अपनी बहन मैया के साथ विराजमान। देह मन की लीला में खिला खुला बैठा कोणार्क, ओह यह जीवन कितना विस्तृत है। वह भाव विभोर अंदर बाहर से भीग कर सागर से निकलता है और चल पड़ता है वहाँ जहाँ 4 दिन का डेरा है। सारे मित्र पीछे नहा रहे हैं, मन ही नहीं भरता, पर वह चल पड़ता है अकेले साथियों को छोड़कर। कुछ हो गया है, लौटते ही एक साथी की गठरी खोल निकालता है श्री रामचरितमानस। अचानक खोलता है और उस फुलवारी में पहुंच जाता है जहां राम लखन है और सीता जी भी सखियां संग आई है। तुलसी बाबा लिखते हैं, चकित बिलोकित सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभित। माने सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई है। वह चकित सब ओर से देख रही है, मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही है। इधर जनकपुर के नर नारियों को अपनी मोहित चलाकर वश में कर लेने वाले राम जी का जो हाल है। सिया सुख शशि भय नयन चकोरा, माने सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नयन चकोर बन गए हैं। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनो न आवा। वाकई सब लीला ही तो है। तुलसी बाबा मन और बाहर की लीलाओं का ही तो पवित्र बखान करते हैं। ऐसी ही कोशिश सबसे सार्थक है। मुझे भी करनी चाहिए, ऐसी लीला करनी चाहिए जिनमें अपना और सबका मन लगे। अब उम्र 30 होने को है तो लौट जाना चाहिए। कब तक लोगों के बाल नाखून संवारते मालिश करते जिएंगे? सब कर लेंगे पर लीला जरूर कर लेंगे। शायद आगे जीवन में केवल लीला ही तो शेष रह जाए। इसी भाव के साथ इस देश की माटी के एक प्रसिद्ध कलाकार भिखारू ठाकुर 1887 से 1971 की नींव पड़ी। वह स्कूल में पढ़ न सके थे। एक मित्र ने उन्हें कैथी में ककहरा सिखा रखा था ताकि न्योता बांटने के लिए किसी का नाम पता पढ़ने में सुविधा हो। गांव लौटकर भिखारी कुछ लिखने गाने लगे। गंगा एक तरह से उल्टी बहकर सागर में गांव कुतुबपुर आ गई थी। भिखारी की 2 पल भी चैन न था। रचनाओं की लड़ी लगी रहती थी। एक हजाम मित्र ने ही उसे गीत सुना तो छंद और मात्रा गिनना सिखाकर उत्साह बढ़ाया। गांव में ही रामलीला खेलकर अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद नाच की ओर बढ़ चले भिखारी। तब लौंडा नाच में छिछोरापन बहुत बढ़ गया था। मानस के प्रेमी भिखारी का मन अश्लीलता देख खट्टा हो जाता था। तब उन्होंने अपना नाच दल जुटाया और सच्चे अच्छे गीत, संगीत, कीर्तन, संवाद, कथा की ओर बढ़ चले। उन्हें लगता था कभी भी कवि कलाकारों को समाज को कुछ अच्छा ही देना चाहिए, जैसे तुलसी बाबा दे गए थे। वह मनोरंजन ही नहीं करते थे, समाज की कुरीतियों पर जोखिम उठाते हुए प्रहार भी करते थे। वह मनोरंजन ही नहीं करते थे, समाज की कुरीतियों पर जोखिम उठाते हुए प्रहार भी करते थे। लोग उनके नाटक देख हिल जाते थे। उनमें गजब मौलिकता थी। उनके 12 लोक नाटक और 12 भजन कीर्तन कविता पुस्तकें उपलब्ध है। जब भी 18 दिसंबर आता है उन्हें बहुत याद किया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। फ्रेंड्स, जन्मदिन देखिए, जब भी 18 दिसंबर आता है उन्हें बहुत याद किया जाता है। उनकी रचनाएं आज भी खूब रुलाती है, हंसाती है। समाज की कुरीतियों पर आज भी उनके लोक नाटक टूट पड़ते हैं। वह अपने जीवन के अंतिम छोर तक बार बार यह गाते गए, केवल राम नाम कही सानी, दूसर इष्ट मोर आदि भवानी, राम प्रताप भैल यशनामा, कहत भिखारी दास हजामा। प्रस्तुति ज्ञानेश उपाध्याय जी। आपको बहुत 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 धन्यवाद। 1887 18 दिसंबर 1887 आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था।
और 1971 में उनका देहावसान हुआ था। मित्र जरूर इसे देखें। महाजंग आज कॉर्नर किक। डिनो फाइल खेलने वाले सबसे उम्रदराज। इटली के डिनो जो विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। वो 1982 के फाइनल में 40 साल 133 दिन की उम्र में मौजूद मैदान पर उतरे थे। इटली ने वेस्ट जर्मनी को 3-1 से हरा खिताब पर कब्जा किया था। हालांकि इस वैश्विक टूर्नामेंट में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड मिस्र के एसाम अल हैदर 45 साल 161 दिन के नाम है। अर्जेंटीना के नीली आसमानी और सफ़ेद जर्सी से पटा कतर। महाजंग आज विश्व विजेता बनने के लिए टकराएंगे अर्जेंटीना और फ्रांस। संयोग अर्जेंटीना के पक्ष में है। इन पर होंगी निगाहें। अर्जेंटीना 3 फ्रांस 4 रैंकिंग है। जूलियन अल्वारेज, एंडो फर्नांडिस, इमिलियानो मार्टिनेज, एंटिनो ग्रीजमैन, ह्यूगो लॉरेंस, ऑलेरियन टिचमेनी। देख लीजिए फ्रांस की ओर से, अर्जेंटीना की ओर से। तीसरी बार विश्व चैंपियन बना। बधिर क्रिकेट का भारत विश्व चैंपियन बांग्लादेश को हरा के हो गया है। पाकिस्तान 304 रन पर ऑल आउट हो गया है। और ये भी मैच जीत चुका है कौन? इंग्लैंड। अक्षर की फिरकी का कमाल, टीम इंडिया जीत से 4 कदम दूर है बांग्लादेश के खिलाफ। पहला टेस्ट हेड के 85 से ऑस्ट्रेलिया बढ़त की ओर है। पूर्व क्षेत्र में नक्सलवाद लगभग खत्म, अमित शाह जी का कहना है। मुझे नहीं लगता, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ने की। कहा बैठक में आए 1000 मुद्दों में 93% का समाधान। लंबित मुद्दों को भी विचार विमर्श के जरिए सुलझाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, ओडिशा के मंत्री एवं परिषद के तहत गृह मंत्रालय राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम नितिन पटनायक बैठक में शामिल नहीं हो सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की भी है, शाह जी का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने शनिवार को पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक मुख्यमंत्री को संकेत दिया कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ ही राज्यों की भी है। देख लीजिए, चीन पर राहुल के बयान से सियासी तकरार हो गई है तेज। देश के सड़कों के किनारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछेगा। जरूर देखिए, ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। निरंजन_दास.official यूट्यूब पर भी आप हमसे जुड़े हैं। 78 मोती की चर्चा दैनिक भास्कर में है, दैनिक भास्कर की ओर से है। ब्लॉकबस्टर सीक्वल का साल, अब तक आई 3 फिल्में 1826 करोड़ कमा चुकी। अवतार 2 चौथी। कोई भी बुद्धिमान फ्रेंड्स देख सकते हैं, कोई भी बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। जन्म 21 नवंबर 1694, निधन 30 मई 1778। महान फ्रांसीसी लेखक, नाटककार एवं दार्शनिक थे। उनका वास्तविक नाम फ्रांसवा मारी आहुए था। अल्तेयर, कोई भी बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से नहीं सीखता। कोई भी बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से नहीं सीखता, वो खुद सीखना, अपने अनुभव से सीखना चाहता है। क्या बात है, मुझे तो लगा इनका उल्टा, कोई भी बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है, मतलब दूसरे की गलती से अपने में सुधार करता है। लेकिन नहीं, इनका मानना तो कुछ और ही है। चलिए दैनिक भास्कर में ट्रैवल 50% मांगा पर क्रिसमस न्यू ईयर की बुकिंग 55% बढ़ गई है। दैनिक भास्कर के ओम गौर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर ओम गौर को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान
रेड इंक अवार्ड्स 2022 फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म समारोह में रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा ने प्रदान किया, याद रख लीजिए। चलिए 29 दिन चलिए वर्ल्ड कप के बाद कतर में सन्नाटा पसर गया। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में अंतिम बार कब बदलाव किया गया था? देखिए कौन सी टीम सभी 22 फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुकी है, 22 का 22 वो कौन सी टीम होगी? ब्राजील ही हो सकती है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड कौन सा खिलाड़ी बना है? ये आप पिछले अंक का CBB, पिछले अंक का जवाब आप देख लीजिए CBB, ठीक है। इसका आपको अगले अंक में जवाब मिलेगा। सबकी नज़र है अर्जेंटीना और फ्रांस पे। भारत के ग्रीन कार्ड का सपना टूटा, ईगल एक्ट गिर चुका है, देख सकते हैं यहाँ। अग्नि मिसाइल से पहले और घातक होगी, 7000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मार कर सकेंगी। अमेरिका 3698 करोड़ रुपए के मेडिकेयर घोटाले में मीनक पटेल दोषी करार दिए गए हैं। प्रभात खबर, आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। महामुकाबला आज यह है, विजेता टीमों को 347 करोड़ रुपये मिलना है। हम लोगों ने देखा था, क्लोजली मॉनिटर किया था, सारे गेम्स के रूल्स भी हम लोगों ने करीब से देखा था। स्पोर्ट्स प्रभात खबर का, मैजिकल मेसी व अग्रेसिव जिम्बाब्वे मुकाबला आज होना है। कौन जीतेगा? जीत का सिकंदर कौन होगा फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा करेंगे। उग्रवाद मुक्त राज्यों में इसे दोबारा न पनपने दें, राज्यों में इसे दोबारा न पनपने दें। उग्रवाद मुक्त राज्यों में इसे दोबारा न पनपने दें, ये अमित शाह जी का कहना है। शराब कांड में विपक्ष हमलावर, जदयू ने भी दी भाजपा को नसीहत। दैनिक जागरण का अंक है। एक्सक्लूसिव महामुकाबले की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना फ्रांस में होगा महामुकाबला। हम लोगों ने देखा कारोबारियों को आपराधिक मुकदमे में राहत मिला है, 2 करोड़ बढ़ा के कर दिया गया 1 करोड़ से। मतलब 2 करोड़ तक की जो किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी होगी उस पर केस दर्ज नहीं होगी, उसके बाद जो होगी तो उस पर दर्ज। चीन के दुस्साहस का जवाब, भले ही तवांग में अतिक्रमण के इरादे से आए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चीन आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा। संजय गुप्त जी, ये बारीकी से आर्टिकल देखें, बिल्कुल हम लोगों ने कई ऐसे आर्टिकल कवर कर रखे हैं फ्रेंड्स। EVM को भी मिली जीत का स्वाद है। भूपेंद्र भारतीय, बहुत समय के बाद EVM को हालिया चुनाव में किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोपों का सामना नहीं करना पड़ा। हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, इसलिए हिमाचल में कुछ गड़बड़ होता तो EVM का केस होता। मैं ये निष्पक्ष होकर कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का जो सवाल उठता है कहीं ना कहीं कुछ और ही देखने को मिलता है। बिजली खपत से बढ़ेगा GST का दायरा। स्टॉक में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है। यहाँ का गोल फ्रेंड्स आज मिलेगा विश्व विजेता टीम। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ है, पॉइंट्स है, ज़रूर कवर करें बिल्कुल बारीकी से। समय उतनी नहीं है फ्रेंड्स, सारे आर्टिकल को इतनी बारीकी से नहीं कवर करें।
प्रसिद्ध कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर जी का जन्म 1887 को आज ही बिहार के छपरा जिले में हुआ था। आज के ही दिन 18 दिसंबर 1887 को हुआ था और 1971 को उनका देहावसान हुआ था। आज के दिन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनका जन्म दिवस मनाइए। हमारा प्रदेश बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। जीविकोपार्जन के लिए बंगाल पहुँचे, वहाँ रामलीला देखकर कला के प्रति रुचि जागी, फिर गांव आकर रामलीला करने लगे। महिला कलाकार ही नहीं मिला तो महिलाओं की वेशभूषा में पुरुषों से अभिनय करवाया और लोक नृत्य लौंडा नाच को नया आयाम दिया। समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार करते हुए विदेशिया भाई विरोध, बेटी वियोग या बेटी बेचवा, गबर धी चोर जैसी कई उल्लेखनीय रचनाएं की। अमेरिका ने लॉन्च किया दुनिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्कोर। 1958 में आज ही अमेरिका ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिग्नल कम्युनिकेशन बाय ऑर्बिटिंग रिले इक्विपमेंट स्कोर को केप केनावेरल से एटलस रॉकेट पर लॉन्च किया था। कक्षा में पहुंचकर इन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहली बार संदेश प्राप्त किया था। बहुत निचली कक्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में यह नष्ट हो गया। भारत ने सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण किया। 2014 में आज ही भारत ने सबसे वजनी रॉकेट GSLV मार्क 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। 160 करोड़ रुपये लागत से बनी 630 टन वजनी यह रॉकेट अपने साथ 4 टन वजन ले जाने में सक्षम है। 2022 में इसरो ने इस रॉकेट का नाम बदलकर LVM-3 कर दिया है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना अवश्य ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।